गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और मैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने जा रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था पेपर यूपीएससी का जीएस पेपर थर्ड में कवर किया जाता है और जहाँ तक मैंने देखा है कि इन जो रमेश सिंह सर की जो बुक्स लिखी हुई है, मैं उसको पूरे इस कोर्स के माध्यम से कवर करने जा रहा हूँ और इसको आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप ज्योग्राफी फॉर यू के माध्यम से परचेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र कैसे अपना वर्क करता है। नाउ लेट स्टार्ट, हम बात कर लेते हैं पहले अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का एक अध्ययन करता है। इसमें मानविकी के बीच से आपस में जटिल रूप से अंतर संबंधित हैं। यानी कि जो अर्थशास्त्र जो है वो हमारी आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि परचेजिंग करना, कोई चीज़ किसी की लेन देन करना, मतलब जिसमें हमारे मुद्रा शामिल हो, वो सभी चीज़ें अर्थशास्त्र इसमें काउंट होते हैं, आर्थिक गतिविधियों में काउंट होते हैं। आर्थिक गतिविधियों में, और ये मानव के साथ उतनी ही जटिल रूप से अंतर संबंधित हैं। तो अगली है आर्थिक गतिविधियां। अब ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? वह गतिविधियां जिसमें मुद्रा शामिल है, यहाँ मुद्रा का प्रवेश हो, आर्थिक प्रयोजन हो। आर्थिक प्रयोजन यानी कि मोटिव। इसके साथ में मोटिव भी दिया हुआ हो कि किस मोटिव यानी किस प्रयोजन के तहत हम उस मुद्रा को जो है वो खर्च कर रहे हैं, और साथ में उस जो व्यक्ति उस खर्च कर रहा है उसको क्या लाभ मिलना चाहिए या क्या लाभ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें आर्थिक गतिविधियों में शामिल की जाती हैं, जैसे नौकरी का लेना या देना, व्यापार करना, वस्तु का खरीद फरोख्त करना, ये सभी चीज़ें हैं जो आर्थिक गतिविधियों में शामिल की जाती हैं। डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं पी एस सैमुअल्सन की और डब्ल्यू डी नॉर्टन की। तो पी एस सैमुअल्सन कहते हैं अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के मूल्यवान उत्पादकों के उत्पादन और वितरण का अध्ययन है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो समाज के साथ साथ जो समाज जो है वो दुर्लभ संसाधन, जो भी संसाधन हैं उनको, संसाधनों के उपयोग को मूल्यवान उत्पादन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कृषि क्षेत्र का ही कोई चीज है। तो एक तो हो गया है, जैसे मान लीजिए कोई फल है, तो फलों की जो उत्पादन हुआ वो बिक्री में एक गया, तो मान लीजिए आम का है, आम 20 रुपये 50 रुपये या जो भी उसका मूल्य होता है। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि इसको आप देखते हैं कि जूस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जब ये जूस में कन्वर्ट होता है तो आप देखते हैं कि इसका मूल्य ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और वितरण, यानी कि पहले उसका उत्पादन और फिर उसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना, तो ये इसका अध्ययन करता है। दूसरा है अर्थशास्त्र व्यक्ति, फर्म, सरकारें व अन्य संगठन द्वारा किए गए चयनों द्वारा समाज में संसाधनों का उपयोग कैसे तय होता है, इसका अध्ययन करता है। यानी कि जो कोई व्यक्ति है
कोई फर्म हो सकती है या सरकारें या अन्य कोई संगठन, निजी संगठन हो सकते हैं, ये चयन करते हैं कि समाज संसाधनों का उपयोग कैसे तय हो। समाज के लिए, जो हमारा सोसाइटी है, उसके लिए जो संसाधन जो हैं, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको कैसे तय किया जाए, इसका अध्ययन करता है। तो ये डेफिनेशन दी थी जेई स्टेजिल और सी वॉल्स ने। अगली डेफिनेशन है हमारे, समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। यानी कि समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन कैसे, उपयोग कैसे किया जाता है, यानी कि कोई भी संसाधन है उसका उपयोग कैसे करना है, ये सोसाइटी कैसे तय करती है, तो इसका अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र करता है। ये डेफिनेशन है एम बिशोप की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की 3 डेफिनेशन है, अन्य भी डेफिनेशन है बहुत सी, बट ये जो है एक सिंपल लैंग्वेज में जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन मानी गई है उसको ही मैंने इंक्लूड करा है। 1929 में इसको हम कहते हैं महामंदी के नाम से जानते हैं। तो इस महामंदी 1930 के बाद में मैक्रो अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र, उसके बाद में हम बात करते हैं मैक्रो और मेसो अर्थशास्त्र। तो माइक्रो अर्थशास्त्र के बारे में, माइक्रो अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्ति विशेष के आर्थिक व्यवहार की गणना की जाती है। यानी कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की आर्थिक व्यवहार की गणना, इंडिविजुअल मतलब इसमें कोई देश या कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें केवल और केवल किसी व्यक्ति की ही बात हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज खरीदता है, कोई चीज बेचता है, किसी का उपभोग करता है, ठीक है, तो या किसी का वितरण करता है। मान लीजिए ये केवल एक व्यक्ति के ही तक सीमित है। तो इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति विशेष के आर्थिक व्यवहार की गणना, जैसे उपभोक्ता हो गया या विक्रेता हो गया, यानी कि कोई खरीदने वाला हो गया या कोई बेचने वाला हो गया, यानी कि व्यक्ति एक दूसरे से ही इंटरेक्ट होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो इसका विकास जो है 1930 की महामंदी के बाद हुआ था और इसके जनक जो हैं जॉन मेनॉर्ड कीन्स हैं। उनकी पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई। और इन्हीं ने अर्थव्यवस्था की गणना जो है वो पूरी तौर पर की, यानी कि जैसे राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि क्या होता है, रोजगार क्या होती है, गरीबी क्या होता है, रोजगार के वितरण, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था, मतलब एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में जैसे हम कह सकते हैं, उन्होंने इसको चर्चा करी है। किसमें? अपनी पुस्तक में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी में। तो इसके बाद में अगला जो ब्रांच आती है उस ब्रांच का नाम है हमारी मेसो, यानी कि माध्यमिक अर्थशास्त्र। मेसो अर्थशास्त्र ये माइक्रो और मैक्रो दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है और किसी व्यक्ति विशेष की भी इसमें गणना की जाती है। तो इसको हम मेसो यानी कि माध्यमिक अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों का समावेश होता है। जब आर्थिक संगठन माध्यमिक स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे बैंक, शेयर बाजार, बैंक जो हैं वो अपना ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपना वो करते हैं, डील करते हैं, और साथ में आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति के को भी डील करते हैं। ऐसे शेयर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना पैसा लगाती हैं और कोई व्यक्ति विशेष भी इसमें अपना पैसा लगा सकता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में। अगला बात हम करते हैं कि अर्थशास्त्र की आर्थिक विश्लेषण में इनका क्या योगदान है और ये कैसे इसका
आर्थिक विश्लेषण होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि जो हमारा माइक्रो अर्थशास्त्र है, यानी जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो ऊपर से नीचे को, यानी कि ये जो जब अपना जो देखता है वो ऊपर से नीचे की ओर देखता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। जैसे उपभोक्ता की आय हो गई, उसकी खरीद, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड होती हैं। दूसरे हम बात करते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र की। माइक्रो अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की, ये ऊपर से नीचे की ओर अपना दृष्टिकोण रखता है, यानी कि ये जो है नीचे नीचे से ऊपर की ओर, और ये जो है ये जो है माइक्रो अर्थशास्त्र जो है ऊपर से नीचे की ओर अपना दृष्टिकोण रखता है। जैसे मुद्रास्फीति हो गई, इसमें आर्थिक वृद्धि की गति हो गई, राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया, गरीबी का अध्ययन, ये सारी इसमें अध्ययन करा जाता है। इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, लेकिन दोनों जो शाखाएं जो हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ेगी तो इसको हम मैक्रो प्रभाव कहते हैं, लेकिन जब उसका असर जो किसी व्यक्ति पर जब पड़ता है तो उसको हम माइक्रो साथ में काउंट करते हैं। यह मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो माइक्रो प्रभाव होता है, लेकिन जब यही कच्चे माल के मूल्य बढ़ेंगे और अंततः उपभोक्ता को खरीद पर अधिक मूल्य चुकाना होगा, तो इसको हम जो है वो माइक्रो प्रभाव कहते हैं। यानी कि आखिरकार जो महंगाई जो है वो उसका पे जो है वो कौन कर रहा है, उपभोक्ता ही करता है। तो इसको हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अंततः संबंधित है, यानी कि एक पर अगर प्रभाव पड़ता है तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ना डेफिनेटली है, यानी कि संभव है। तो इस तरीके से हम आर्थिक विश्लेषण देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम इसमें जो आर्थिक विश्लेषण होता है उसमें हम कैसे इसको देखते हैं, कैसे माइक्रो अर्थशास्त्र का क्या दृष्टिकोण है, माइक्रो अर्थशास्त्र का क्या दृष्टिकोण है, और ये कैसे एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अगली हम बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये तो हो गई, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का एक क्रियाशील रूप है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो एक, आप कह सकते हैं साधारण भाषा में, अर्थशास्त्र एक दर्शन है और अर्थव्यवस्था एक
फील्ड यानी कि क्रियात्मक प्रणाली है, यानी कि व्यावहारिक रूप है। इसको हम कह सकते हैं वो जो अर्थशास्त्र जो है वो दर्शन के तौर पे काम करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो व्यावहारिक रूप में कार्य करती है। अर्थशास्त्र क्रियाशील रूप है, जैसे देश, कंपनी, घर, परिवार की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। हर देश की अलग अलग होती है, हर कंपनी की अपनी अलग अलग होती है, घर परिवार की भी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण। उत्खनन यानी जैसे हम कह सकते हैं कोयले की खनन हो गया, या गोल्ड माइन हो गया, या मतलब जो भी खनन के माध्यम से जो भी कार्य होते हैं उनको हम उत्खनन बोलते हैं। उसके बाद में कृषि कार्य, कृषि से जो भी कार्य किए जाते हैं, कृषि के माध्यम से जो भी कार्य होते हैं उनको हम कृषि कार्य में देखते हैं। कच्चे तेल, कच्चे तेल का निकाला जाना, ये भी एक प्राथमिक कार्य है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करके अलग रिफाइनरी में अलग अलग जो करता है वो एक अलग प्रक्रिया है। और उस जब यही कच्चा तेल हम इसको प्रोसेस करके जो है मार्केट में लाते हैं तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो केवल कच्चा ही तेल निकाला जाना एक प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, जबकि उसका प्रोसेस करके फैक्ट्रियों से और अलग अलग मार्केट में उसको सेल करना वो एक द्वितीय क्षेत्र का कार्य हो जाता है। यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% है, यानी कि जीडीपी में किसी भी क्षेत्र का, यानी कि कृषि क्षेत्र हो, उत्खनन क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता, मतलब XYZ जो भी क्षेत्र हो, तो जिस अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 50% कम से कम 50% जो योगदान जो है वो किसी एक क्षेत्र का होगा, तो वो वही अर्थव्यवस्था उसी तरीके की मानी जाती है। मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की जो है वो योगदान 50% है, तो हम ऐसे में तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% है तो उसे हम कृषि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हम देखते हैं तो इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिसमें माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं मतलब वो निकाली गई हो या पैदा करी गई हो या उत्पादित करी गई हो, वो सारी चीजें जो हैं उनका प्रोसेस करना, प्रसंस्कृत करना, चाहे वो फल फ्रूट का प्रोसेसिंग हो या कच्चे तेल की प्रोसेसिंग हो या कृषि का जो भी और अन्य प्रोडक्ट जो भी उत्पादन है उसका प्रोसेस हो। मान लीजिए आलू का उत्पादन जो है वो कृषि क्षेत्र का है, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए चिप्स प्रोसेसिंग करके चिप्स के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना, ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें राष्ट्रीय आय और जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी द्वितीय क्षेत्र की होने पर उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जीडीपी में जब द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी यानी कि प्रोसेस यानी फैक्ट्रियों का द्वारा किया गया काम के हिस्सेदारी जो है वो अगर आधे तक है तो उस क्षेत्र को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है। सेवाएं जैसे मेडिकल, स्वास्थ्य, हेल्थ हो गया, परिवहन हो गई, शिक्षा हो गया, ये सारी मतलब सेवाएं हैं। तो इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है जैसे स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा। जब अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी आधे
कम से कम आधी हो तो उसे हम सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके दो और क्षेत्र भी डिफाइन किए गए हैं, जैसे पहला है चतुर्थक। चतुर्थक श्रेणी में वे सारी उन गतिविधियों को रखा गया है जिसमें शिक्षा हो गई, खोज और अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां हो गई। शिक्षा, खोज और अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां जो हैं वो चतुर्थक श्रेणी में रखी गई जाती हैं। इसके बाद में पंचक श्रेणी में पांचवी श्रेणी जो है वो सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियां हैं। सभी शीर्ष निर्णयों से मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियन हो गए, राजनेता जिनको हम कहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही हो गई। तो ये जो नीति निर्माता लोग हो गए, ये सभी लोग जो हैं वो जब गतिविधियां करते हैं, अपनी गतिविधियां या इनके माध्यम से इकोनॉमी पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम पंचक श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। इसके माध्यम में सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि सरकारें, निजी क्षेत्र, उच्च नीति निर्णायक लोग, जैसे नौकरशाही, सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क। इसको हम जो है वो सामाजिक और आर्थिक निष्पादन यानी कि चलाने वाला मस्तिष्क भी कहते हैं। अगली बात हम करते हैं वृद्धि के चरण की, मतलब इसके चरण क्या क्या है। वृद्धि के चरण, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो रोस्तोव ने किया था, डब्ल्यू रोस्तोव ने 1960 में। इनका विचार था अर्थव्यवस्थाएं, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के निष्पादन द्वारा वृद्धि के 5 रेखीय चरणों के अनुसरण करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो कोई भी अर्थव्यवस्था है वो एक लीनियर वे में मतलब अपना ग्रो करती है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। जो अपवाद में हम देखते हैं कि भारत जो है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और थाईलैंड, वियतनाम जैसे शहर जो हैं वो कृषि क्षेत्र से सीधे सीधे जो है वो सेवा क्षेत्र की ओर कन्वर्ट हुए हैं। यानी कि उद्योग क्षेत्र में ना जाके सीधा सीधा सेवा क्षेत्र की ओर डायरेक्ट मूव किए हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के आधिपत्य को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया। यानी कि पहले जो था भारत में कृषि अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1990 के दशक से सेवा क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए और भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र ने 50% से अधिक की हिस्सेदारी बना ली। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वृद्धि के चरण जो हैं वो चलते तो लीनियर वे में है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। अगली हम बात करते हैं तो आर्थिक प्रणालियों की। क्या होती हैं ये आर्थिक प्रणालियां, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
तो आर्थिक प्रणालियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था की। इस प्रणाली का जो प्रणाली की अवधारणा जो थी वो सबसे पहले एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में। इन्हीं ने बताया कि द थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी है। इसमें अदृश्य हाथ का सिद्धांत की अवधारणा रखी और इन्हीं ने बताया कि बाजार तय करेगा कि उत्पाद क्या और कितना उत्पादित करना है और किस मूल्य पर उसको बेचना है। मतलब इन्हीं ने पूरा फोकस अपने बाजार पे ही रखा। बाजार किसी व्यक्ति को क्या चीज चाहिए, क्या उत्पादित करना है, कितनी मात्रा में उत्पादित करना है और उसका मूल्य क्या होगा, ये सारी बातें जो थी वो एडम स्मिथ ने बाजार पर ही वो करती कि बाजार ही ये तय करेगा कि ये सब कैसे करना है और कितनी मात्रा में क्या उसका मूल्य रहेगा, सब बाजार ही तय करेगा। मतलब कि गवर्नमेंट, उत्पादक, मतलब किसी की तय करने की जरूरत नहीं, किसी व्यवस्था का मूल्य क्या होगा क्या नहीं, वो सब बाजार खुद स्वतः ही अपना तय कर लेगा। और उन साथ में बताया कि अर्थव्यवस्था में सरकारों को लेसेस फेयर की नीति अपनानी चाहिए। लेसेस फेयर यानी कि हस्तक्षेप की नीति, नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि सरकारें जो हैं वो इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना करें। और साथ ही उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका जो होनी है वो न्यून हो, यानी कि कम से कम हो। और इस तरीके से उन्होंने दो व्यवस्थाओं को जन्म दिया जिसको हम पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के नाम से जानते हैं। पूंजीवाद क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। पूंजीवाद का ध्यान जो होता है वो संपदा और उत्पादनकारी संपत्तियों के स्वामित्व पर होता है, यानी कि जो पूंजीपति होता है वो उसका मेन मोटिव यही रहता है कि कौन कौन सी जो संपदाएं हैं उनका उत्पादनकारी जो परिसंपत्तियां हैं उसका स्वामित्व जो है वो उसके ही पास रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उपस्थित हो सकती है लेकिन एकाधिकार निजी क्षेत्र का होता है। इसमें जो होती है, जो सरकारें होती तो हैं और सरकारें अपनी भागीदारी भी रखती हैं, लेकिन जो मोनोपोली होती है जिसको हम एकाधिकार कहते हैं वो जो है वो निजी क्षेत्र के पास ही होता है कि क्या कैसे उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, टैक्स की नीति को कैसे कैसे लागू करना है, ये सारी चीजें व्यापार से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सभी जो हैं वो निजी क्षेत्र के पास में है। जैसे कर लगाना है या कोई नियम कानून बनाना है वो सरकारें करती हैं, लेकिन वो भी निजी क्षेत्र को के हित को देखते हुए। इसमें पूंजी इसीलिए इसमें कहा गया है कि इसमें पूंजीपतियों का जो है वो एकाधिकार होता है और पूंजीपति इसमें मेन डोमिनेंस पूंजीपति का ही होता है। इसमें आयकर को न्यून स्तर पर रखा जाता है, यानी कि जो आय कर जो लगाया जाता है वो बिल्कुल कम से कम लगाया जाता है ताकि जो उद्योगपति है या जो उत्पादक है वो अधिक से अधिक उत्पादन करे और अधिक से अधिक पूंजी का अर्जन करे, पूंजी को पैदा करे। दूसरी हम बात करते हैं मुक्त व्यापार की। तो मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था का ध्यान संपदा और विनिमय पर होता है। मुक्त व्यापार में जो होती है ओपन मार्केट में जो रहता है वो संपदा का जो विनिमय ध्यान जो है वो विनिमय पर होता है। मतलब जो भी उत्पादन हुआ है उसका वितरण, विनिमय किस प्रकार से मतलब उसका वितरण करा जाए, आदान प्रदान। बाजार की शक्तियां नियमन का कार्य करती हैं ना कि सरकारें, और इसमें जो है
बाजार जो होता है वही नियमन का कार्य करती है, ना कि सरकारें। कोई भी नियम कानून जो बनाता है वो बाजार स्वतः ही डेवलप कर लेता है कि कौन कौन से नियम कानून के उसमें जो है विनिमय होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बाजार खुद डेवलप करता है, ना कि सरकारें करती हैं। और इस पूंजीवादी और आर्थिक प्रणाली को सबसे पहले अमेरिका में 1777 में लाया गया, और इसका विस्तार जो था वो यूरो अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप तक हुआ। 1900 इसमें कुछ कमियां भी थी, बट 1929 की महामंदी तक जो थी इसने पूंजीवादी और व्यवस्था ने जो थी वो अपनी उच्च संपन्नता हासिल करी। लेकिन उसके बाद जो था ये डाउनफॉल नीचे की ओर होता चला गया, यानी कि पहले तो ये ग्रो करा और बाद में जो था, पहले तो ये ग्राफ ऐसे गया, लेकिन कुछ 1929 तक तो ये ऐसे गया, उसके बाद में ये फिर डाउनफॉल करने लगा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें कुछ कमियां थी, वो कमियां भी क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। इस व्यवस्था ने असमानता को बढ़ावा दिया। पहली बात तो असमानता यानी कि जो गरीब था वो गरीब ही रहा है, और जो अमीर था वो और अधिक अमीर होते चले गए। दूसरी बात, सरकारों द्वारा कल्याणकारी कार्य ना किया जाना, क्योंकि पूंजी जो थी, पैसा जो था वो उद्योगपतियों के पास में ज्यादा आ रहा था, तो इस वजह से सरकारों के पास उतनी जो आय जो नहीं हो पा रही थी, जिस कारण उसने कल्याणकारी कार्य जो थे, समाज के हित के जो कार्य थे वो सरकारों ने नहीं किए। इससे लोक सेवाएं बाधित हुई और बाजार फेल होने का खतरा रहा। आखिर हुआ क्या? 1929 के महामंदी के बाद मैक्रो अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, और इस सभी खतरों को खत्म करने के बाद ही ये सारे खतरे जो उत्पन्न हुए, तो इससे 1929 की महामंदी के बाद में माइक्रो अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, जिसे प्रोफेसर केन्स का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अपनी पुस्तक में द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में उन्होंने एक अपना जो विचार प्रस्तुत करा और बताया कि जब अर्थव्यवस्था मंदी में हो, सरकारें ऋण प्राप्त करें और खर्च करें। ऐसे में क्या होता है कि जब सरकारें जो है वो केंद्रीय बैंक से ऋण लेती हैं और मतलब अपने सामाजिक हितों के लिए या अर्थव्यवस्था में पैसे को चलाती हैं, तो ऐसे में रोजगार की जो छोट उपभोक्ता उत्पादक जो होते हैं वो हतोत्साहित होते हैं। तो जब पैसा उनके पास आता है तो वो उन्हें अपने ऊपर थोड़ा विश्वास होता है कि नहीं, सरकारें हमारे साथ में खड़ी हैं, और वो अपना उत्पादन के कार्य करते हैं। ऐसे में उत्पादन जब होता है तो रोजगार की मांग बढ़ती है और व्यापार भी बढ़ता है। साथ ही साथ केंद्रीय बैंक जो होती हैं वो इसमें ब्याज दरें कम करे। जब मंदी हो तो ऐसे में केंद्रीय बैंक को करना यह होता है कि अपनी ब्याज दरें कम करने पड़े। ब्याज दरें कम करने से उपभोक्ता उत्पादक जो होता है वो अपने जो उद्योग धंधे के लिए जो है वो आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो जो उत्पादक जो है वो ऋण लेके भी अपना जो है व्यापार करने की इच्छा रखता है। और इन्हीं ने ही गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली की अवधारणा दी। आई होप यहां तक जो है आपके बात समझ में आएगी कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, क्या क्या आर्थिक प्रणालियां हैं। इसमें भी 2 प्रणालियां और हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।